अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें कानून व्यवस्था से लेकर के फसल खरीद और मुआवजे को लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के भी सरकार को घेरा गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा, जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा गया है। किसानों के मुद्दे पर, फसल खरीद पर और फसल खराबे के मुआवजे को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। साथ ही भ्रष्टाचार और बीपीएल कार्ड कटौती को लेकर के भी सरकार को घेरने का काम किया गया है। मुख्य तौर पे 3 मुद्दे हैं। एक मुद्दा है किसान का नुकसान हो रहा है। ये सरकार कह रही है कि 24 का एमएसपी देते हैं, लेकिन किसान को एमएसपी नहीं मिल रही। धान पर भी उसमें भी कटौती लग रही है, 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल। बाजरे में 1000, कपास में 1000 रुपए क्विंटल, और ना कंपनसेशन मिला अभी किसान को। फसल कम हुई है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई है, हमने जांच की मांग की है। दूसरा कि जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था हरियाणा में 80 के करीब गैंगस्टर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं, जो फिरौतियाँ मांगते हैं और कहते हैं, अपनाते हैं, नाम बताते हुए हम नहीं मांगी है। हर दुकानों पे डॉक्टरों से फिरौतियाँ मांगी जा रही है। तो आज हरियाणा प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। दूसरा, हमने जांच की मांग की है। जो चुनाव के दौरान इन्होंने जो राशन कार्ड बनाए, बीपीएल कार्ड, कई लाख बना दिए बगैर वेरिफिकेशन के। अब 10 लाख से ज्यादा काट दिए। तो सवाल इस बात का, पहले बनाए क्यों, अब काटे क्यों? तो वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री रणवीर गंगवा ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा। उन्होंने पूर्व सीएम हुड्डा के कार्यकाल को लेकर के भी तंज कसा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज 10 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का राज आने से पहले रहा। उस समय जो आंकड़ा अपराध का था, उसको कंट्रोल करने का काम हमारी सरकार ने किया। अपराध जो है वो घटे हैं पहले से, और वो लोग आज कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिनके समय के अंदर किस तरीके से गरीब लोगों पे अत्याचार होते थे, यहां तक कि गांव से पलायन करके दूसरी जगह पे जाना पड़ा। इस तरीके के हालात उनके राज में थे। मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि इस तरीके की एक भी घटना पिछले 11 सालों के अंदर इस प्रदेश के अंदर नहीं हुई है। जहां तक किसानों की बात कही, आज कांग्रेस के लोग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस किसानों के हितैषी बनते हैं, लेकिन उनके राज के अंदर किस तरीके से 2-2 रुपए के, 1.5 रुपए के चेक देकर के किसानों के साथ भद्दा मजाक किया जाता था। एक तरफ जहां कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया, तो वहीं सरकार के मंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार किया और तंज कसते हुए सरकार के कामकाज का ब्यौरा भी दिया। बहरहाल अब देखना होगा कांग्रेस के इस ज्ञापन का सरकार पर कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेड्डू जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राजेंद्र जादव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में बजरंग दास गर्ग जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के पास पहुंचा, कई मुद्दे उठाने का काम किया आप लोगों ने। बजरंग दास जी। जी जी अजेंद्र जी, आज हरियाणा के अंदर क्या स्थिति है? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा करता है कि किसान चिंता मत करिए, आपकी धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल हम खरीद देंगे। 3100 तो खरीदना दूर की बात, 2389 रुपए एमएसपी है। सरकार ने एक भी दाना 2389 के अंदर नहीं खरीदा। नमी के नाम के ऊपर किसानों के 200 रुपए से लेकर 700 रुपए काउंटर तक के पैसे काटने का काम इस सरकार ने किया। और यहाँ तक कि
बाजरे का एमएसपी 2775 रुपए, और बाजरा बिका कितना में? बाजरा मंडियों में बिका 1400 से लेके 1900 रुपए तक हरियाणा के अंदर बाजरा रूड़ा। ऐसी स्थिति तो ये बाजरा की उसकी हुई है। और मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा घोटाला, पहले भी धान घोटाला हुआ था, सरसों घोटाला हुआ था, गेहूं घोटाला हुआ, बाजरा घोटाला हुआ, इसे घोटाला खेल फिर खेला गया। देखिए पिछली साल धान की परचेज 53,98,000 मैट्रिक टन धान की खरीद होती है, जबकि लगभग 30 लाख, मेरे साथी नीलों के प्रवक्ता भी बैठे हैं और आइंदर जी भी बैठे हैं, इनसे भी पता लग जाएगा आपको, लगभग 30 लाख एकड़ के अंदर किसान की फसल खराब हो गई। और इन्होंने अब भी लगभग धान सरकार ने इस साल लगभग 62 लाख एमपी तक लगभग धान की परचेज कर ली। पिछली साल से 8 लाख मैट्रिक टन धान की परचेज ज्यादा हुई। इसका मतलब कोई बाढ़ नहीं आई हरियाणा में, कोई फसल खराब नहीं हुई जी। और ना कोई बारिश आई। अरे लाखों एकड़ जमीन मतलब फसल खराब होगी, उसके बावजूद भी आप ज्यादा परचेज कर रहे हो। इसके अंदर साफ खरीद के अंदर घोटाले की बू आती है। इन्होंने फर्जी बिलिंग करके पड़ोसी राज्यों से, यूपी से घटिया धान मंगाकर सरकार के खेतों ने 2389 के अंदर सरकार को चेतने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो धान घोटाला हुआ उसकी FIR दर्ज है, SIT सरकार ने गठन करी, आज तक आरोपी नहीं पकड़े गए, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और जहां तक कि आप देख रहे हो मुआवजा की स्थिति, मैं आज भी किसान दोनों में धरने बैठे थे हिसार के अंदर कई दिन से, उन्होंने बुला लिया, मैं जाकर आया, मैं फोटो भी शेयर कर सकता हूँ। कोई मतलब मुआवजा किसी का, किसान को फसल खराब का मुआवजा नहीं मिला। अब भी काफी जगह मतलब खेतों में पानी भरा पड़ा, अभी तक निकासी नहीं हुई। अगली फसल गेहूं की बिजाई की है, बिजाई का काम शुरू है। अगर वो पानी की निकासी नहीं होगी तो गेहूं की बिजाई जितेंद्र जी नहीं हो सकती, बड़ी भारी दिक्कत है। उसके साथ साथ लाइन ऑर्डर की स्थिति जो आपने सवाल किया, आज क्या हालात है, बद से बदतर लाइन ऑर्डर की स्थिति हरियाणा में। कोई ऐसा दिन हरियाणा खाली नहीं जाता जिस दिन चीज मर्डर ना होते हो, लूटपाट ना होती, रोटी ना मांगी जाती हो, जेल में बैठे लोग अपराधी खुलेआम रोटी मांग रहे, मंथली मांग रहे हैं, और विदेशों से बैठे लोग अपराधी है, हरियाणा में गैंग चला रहे। आज पूरे तरह से हरियाणा का व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। 6 दिन पहले हिसार के अंदर ADGP कार्यालय में एक ASI वहां ड्यूटी करता था, उसके घर के अंदर रात को 11 बार अपराधी घुसकर उसकी हत्या कर देते हैं। इस राज्य के अंदर, ये हिसार का वाक्य है, इस राज्य के अंदर पुलिस वाले खुद ही सुरक्षित ना हो, आम जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा जितेंद्र जी चिंता का विषय है। आजकल ये सरकार इंसाफ नहीं दे पाती, ढंग से कार्रवाई नहीं कर पाती। अगर इंसाफ मिलता तो एक ऐसा ही वो आत्महत्या नहीं करता, इंसाफ मिलता ठीक, तो सबके ऊपर ADGP वो आत्महत्या नहीं करता। ये आप भी समझते हो, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा विधु रावल जी से, लेकिन आपने मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जो ज्ञापन सौंपा उस पर विपक्षी दल नहीं है, इनेलो से विजेंद्र रेणु जी, उनका भी एक बार पक्ष ले लेते हैं। विजेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं जो ज्ञापन सौंपा गया कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल को? गंभीर आरोप लगाए गए सरकार पर। जितेंद्र जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय जी। कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन सौंपा मुद्दों को लेकर के, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञापन सौंपने का जो तरीका रहा
जिस प्रकार से मंच के ऊपर इनकी जो एक पारंपरिक रिवाज है कांग्रेस पार्टी का, जो उत्तम पुजार वहां पर देखने को मिली, किस प्रकार से सीनियर साथियों को धक्का मुक्की दे करके नीचे उतारा गया और किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया गया, और फिर जो है ये ज्ञापन दे करके आते हैं। देखिए, ज्ञापन जब इनको देना था तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले ज्ञापन दे चुकी थी, कम से कम उनसे सीख ले लेते। जो कुछ गिने चुने लोग वहां गए उनमें भी झगड़ा होता रहा और ये सरकार देख रही है कि किस प्रकार का ये ज्ञापन देंगे और इस प्रकार के माहौल के लोग किस प्रकार से सरकार के ऊपर प्रेशर डालने का काम करेंगे कि सरकार इनकी बात को माने। ज्ञापन तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दिया था इन्हीं मुद्दों को लेकर के, जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर के डीसी के माध्यम से ज्ञापन भेजने का काम किया। और यदि सभी डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या को जोड़ा जाए तो लाखों से ऊपर की वो संख्या बनती है, जिससे हमने सरकार को एक तरह से झुकाने का काम किया और उसको चेताने का काम किया, उसको जगाने का काम किया। निश्चित तौर पर ये मैं कहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी तो एक सत्ता की लालची पार्टी, सिर्फ वोट चोरी करती रहती है, वाहियात के मुद्दे लेकर के घूमती फिरती है। असल के मुद्दे तो ये हैं जो कि आज इनको पता लगा है। आज हरियाणा प्रदेश में हितेंद्र जी 5 साल में 78% भ्रष्टाचार के केस बढ़े हैं। ये अमर उजाला की रिपोर्ट है जिसमें स्पष्ट लिखा कि 78.48% के भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट यह है कि 60 दिनों में रंगदारी की फायरिंग की 29 वारदातें हुई और अधिकांश लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं, फरार हैं, उनको पुलिस ने पकड़ा नहीं है। क्राइम का बुरा हाल है, भ्रष्टाचार का बुरा हाल है। मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि दिवाली तक मैं मुआवजा दे दूंगा किसानों को, आज तक वो मुआवजा नहीं दिया गया है। एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी जा रही है, हेल्थ की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा का भट्ठा बैठ चुका है। वुमेन सेफ्टी में हरियाणा कहां पर खड़ा, 6ठे पायदान पर पहुंच गया है। हितेंद्र जी, इन मुद्दों को उठाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी उठाना चाहिए। जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उठाती है उस प्रकार से उठाना चाहिए, ताकि सरकार को चेताया जा सके, जगाया जा सके, पब्लिक को बताया जा सके कि आपकी सरकार किस प्रकार से आपकी रक्षा और आपको सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। लेकिन यदि 10 आदमी जाकर के जूता पुजारा होकर के वो ज्ञापन दे करके आएंगे तो मैं नहीं मानता कि किसी प्रकार से वो इस सरकार के ऊपर इस प्रकार का दबाव बढ़ाने में कामयाब हो। जी चलिए, विधु रावल जी से मैं जवाब ले लेता हूं। विधु जी, जिस तरह से मुख्य विपक्षी दल अब क्योंकि करीब 1 साल के बाद जाकर के इनको नेता विपक्ष मिला और उसके बाद अब ये कुछ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, हल्ला बोल किया गया और ये तमाम जो मुद्दे उठाए गए, मुख्य रूप से 3 मुद्दे, कानून व्यवस्था का मुद्दा, एमएसपी पर धान की खरीद और फसल मुआवजे को लेकर के सवाल उठाया गया, बीपीएल के कार्ड काटे जाने को लेकर के जो सवाल उठाया गया है। इन मुद्दों को किस तरह से आप देख रहे हैं? प्रदेश सरकार इन मुद्दों को लेकर के कितनी संवेदनशील है, कितनी गंभीर है और क्या कुछ कर रही है? हितेंद्र जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक है। जी। देखिए, आज हम जिस बैकड्रॉप में बात कर रहे हैं, किस प्रकार से जो लाल किले ब्लास्ट में जो है एक आतंकवादी ने एक ब्लास्ट किया, लेकिन उससे पहले हरियाणा की पुलिस ने अपनी सतर्कता के साथ 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट को पकड़ लिया, अलग अलग जगह छापे मारकर 8 मॉड्यूल जो है किस प्रकार से आतंकवाद के नेस्तनाबूद करती है। आज उस अचीवमेंट के बाद जो है और हरियाणा की पुलिस ने पूरे देश को दहलाने के लिए जो लोग निकले थे, आज उनकी अचीवमेंट पर बात करते हुए हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और बड़ा हैरान हूं मैं कि किस प्रकार से हमारे विपक्षी साथी जो हैं किस प्रकार से पिक्चर्स को पेंट किया करते हैं। ये वही हरियाणा की पुलिस है जो, याद कीजिए, 2023 में आरडीएक्स हुआ था, फरीदकोट से आया था, पंजाब के बॉर्डर फरीदकोट से पूरा पंजाब सैर सपाटा करता आया, हरियाणा के अंदर अंबाला के अंदर जैसे एंटर हुआ वहीं से उसको ट्रेस करने लगे और करनाल के अंदर जो है वहां आरडीएक्स को हमने पकड़ लिया गाड़ी समेत।
ये वो हरियाणा की पुलिस है जब विधायकों को धमकियां आ रही थी और केवल हरियाणा के अंदर नहीं आ रही थी, 3 अलग अलग प्रदेशों में आ रही थी, उस मॉड्यूल को भी जो है हरियाणा की पुलिस ने मुंबई में जाकर पकड़ा था। उस हरियाणा की पुलिस की बात कर रहे हैं ये लोग। लेकिन खैर वो कहते हैं शर्म मगर हमें आती नहीं, लेकिन किस प्रकार से बजरंग दास जी, 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 आप बोले, आपने पूरी बात रखी, आपने पूरी बात रखी। विजेंद्र जी, मैंने विजेंद्र जी को मौका दिया, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी। अब विदुर रावल जी बोल रहे हैं, आप ही के जो आरोप हैं उन्हीं को लेकर के वो जवाब दे रहे हैं। आपने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, सीधे तौर पर हरियाणा की पुलिस पर सवाल उठे हैं, उसी पर जवाब दे रहे हैं, देने दीजिए उनको। कहाँ जवाब दे रहे हो मुझे? बात का ठीक है, आप अपनी बारी आने का इंतजार तो करिए। आपको अगर लगता है कि वो आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, बजरंग दास जी, ये कोई तरीका नहीं होता है। बजरंग दास जी, ये कोई तरीका नहीं होता है चर्चा में बीच बीच में एक दूसरे को डिस्टर्ब करने का। ये भी गलत डिबेट को घुमा। बजरंग दास जी को बुलवा लिया, बजरंग दास जी, बाद उनके पास लाइसेंस है, बजरंग दास जी को खराब करने का लाइसेंस मिल गया। बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, मुझे मजबूर मत कीजिए। आप उनका बजरंग दास जी, अगर ऑडियो डाउन नहीं करेंगे तो मिनट खराब होते रहेंगे। विदुर रावल जी, मैं देख रहा हूँ उस चीज को। बजरंग दास जी, मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना है, मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना है। उनका पक्ष पूरा होने दीजिए, वो एक बार अपना पक्ष रखेंगे, वो एक बार अपना पक्ष रखेंगे। अभी मेरे साथ चर्चा में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी मौजूद हैं। वो सब चीजों को, सभी पक्षों को एक तरह से देखते हुए उस पर भी अपनी वो भी बात रखेंगे। अभी उनके ओपनिंग कमेंट भी नहीं हुआ, अभी उससे पहले आप डिबेट खराब कर रहे हैं। विदुर रावल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बजरंग जी, मैं माफी चाहता हूं, मुझे म्यूट करने पड़ेंगे। आपकी वॉल्यूम डाउन करनी पड़ेगी अगर आप ऐसे करेंगे। नहीं, इससे टाइम बचेगा डिबेट का। बजरंग जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। अभी चर्चा शुरू ही हुई है सर। आपने इनसे चर्चा शुरू हुई है, शुरुआत ही आपसे की थी। इसके बाद ये नहीं बोलने देंगे किसी को। जी विदु जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। हितेंद्र जी, कितनी देर की चर्चा है आज हमारी? कितनी देर की डिबेट है ये? पूरा 1 घंटे की चर्चा है सर। आप अपनी बात आराम से रखिए। ठीक, देखिए 20 मिनट तक जो है मैं बिल्कुल शांति से आरोपों को सुनता रहा। मुझे उत्तर देने का 10 मिनट तो मिलने चाहिए केवल, कोई बात नहीं। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पर बात कर रही है, और कौन सी कांग्रेस पार्टी कर रही है, आप देखिए। हरियाणा सरकार ने 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई हुई है। कांग्रेस जो है आतंकवादियों को ही नहीं, केवल लोकलाइज अपराधियों को भी पाला करती थी अपने राज्य में। आज जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा अपराधी या तो सुधर जाएं या नहीं तो हम सुधार देंगे। हरियाणा के जो है अंदर किस प्रकार से बात चली, कितना प्रभावी तरीके से एक के बाद एक अलग अलग जो है स्पेसिफिक कानून बने हैं हमने। आज कैदियों की हैसियत नहीं है कि वो जो है कुछ कर पाए। आज हरियाणा के अंदर कानून की हुकूमत चल पाई है। इनके समय तो एफआईआर दर्ज करने से जो है डरते थे। मैं एक इनको आईना दिखाते हुए घटना का जिक्र कर देता हूं, इसके बिना ये शांत नहीं होंगे। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री थे ना, जिनके प्रवक्ता यहां बहुत बोल रहे हैं, 10 अप्रैल 2008 की बात है। रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के पास की बात है। पुलिस थाना रोहतक में 5 पुलिस कर्मियों ने एक महिला को थाने के अंदर बुलाकर उसका बलात्कार किया। 40 दिन तक वो महिला जो है एक दफ्तर का ऑफिस उसको चक्कर काटती रही, कोई इंसाफ नहीं मिला उसका। किसी एमएलए, किसी एमपी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसकी चिंता नहीं की। अखबारों में रोज आता था, लेकिन उस महिला की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उस महिला ने जब अखबारों की सुर्खियां बन गई तो 31 मई को, घटना कब हुई? 10 अप्रैल को, और एफआईआर दर्ज हुई 31 मई 2008 को। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 साल उस महिला ने इंतजार किया। 9 जून 2009 को उस महिला ने पंचकुला में डीजीपी ऑफिस के सामने जहर पीकर आत्महत्या की। 20 जुलाई 2013 को इसी केस में कोर्ट ने सजा सुनाई। हरियाणा के पुलिस के सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल को बलात्कार का आरोपी माना। यानी बलात्कार के आरोपियों के साथ खड़े होते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। किस प्रकार से जो है आज ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आज इनको ध्यान करना पड़ेगा। हम तो एक के बाद एक, रोहित गोदारा तो एक केवल नाम है, हमने एक के बाद एक जो है दुर्दांत अपराधियों को किस प्रकार से उनको पकड़ा है, और जो पकड़ने में भागने लगे उनका एनकाउंटर हुआ है। किस प्रकार से एक दिन के अंदर केस सॉल्व हो गया था यमुनानगर में, जो नाबालिग लड़की वाला मामला था। किस प्रकार से
अपने खुद के भूपेंद्र हुड्डा का अगर बार बार याद करूंगा तो समय नष्ट होगा। मुझे दूसरा विषय जो आपने उठाया है, जो फसल को लेकर आपने उठाया, ये कहते हैं बाजरे की खरीद नहीं हुई। ये कांग्रेस वाले एक दाना इन्होंने कभी बाजरे का खरीदा हो? मैं बार बार हर डिबेट कहता हूं, ये एक दाना कभी नहीं खरीदते आप हमने मुख्य विपक्षी दल होने के नाते या पूर्ववर्ती सरकार के नाते आप उन पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है सर। एमएसपी पर पूरी तरह से खरीद ना होने को लेकर तो बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। देखो हरियाणा में, मैं हितेंद्र जी मैं बता रहा हूं, हितेंद्र जी, हरियाणा की भाजपा सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र सरकार है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के अंदर भी पहले किसी सरकार ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई, ना तो पूर्व में किसी ने दिखाया, ना वर्तमान में कोई और सरकार हमारे अलावा दिखा पा रही है। और भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है ना, इन्हें कहो ना बाजरा वहां पर हिमाचल प्रदेश में बताएं कितना बिकता है। थोड़े दिनों पहले तक राजस्थान में इनकी सरकार थी, बताओ कितना बिका है। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, कितना बिकता था। झारखंड में आज भी सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, बताओ कितना बिकता है। हम 24 फसलों को खरीदते हैं। हमने आकर पहले मनोहर लाल जी ने 2016 में 11 फसलें, फिर 19 में 16 फसलें, और अब नायब सिंह सैनी जी ने 24 की 24 जो लिस्टेड फसलें केंद्र द्वारा लिस्टेड हैं, सबकी एमएसपी तय कर एक एक दाना खरीदते हैं। ये एक दाना नहीं खरीदते थे, ये आकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और मुआवजे की जहां तक बात है, ये 2 रुपए का चेक जरूर देख ले, आज बजरंग दास गर्ग जरूर देख ले। ये सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह 2 रुपए का चेक है, 22 मार्च 2013 को। किसकी सरकार थी, देख लें एक बार चेक को। एक बात और इन्होंने कही थी, एक मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं बहुत जल्दी से। एक इन्होंने और बात कही, इन्होंने कहा धान घोटाला हुआ, किसने एफआईआर करवाई थी? बजरंग दास गर्ग ने एफआईआर करवाई थी। अरे सरकार ने एफआईआर करवाई थी, सरकार ने अनियमितता पकड़ी, सरकार ने कार्रवाई की। हमारी कार्रवाई को ये घोटाला बता रहे हैं। हम थक जाते थे, हम कहते थे 2G पर एफआईआर कर दो, नहीं की, कोर्ट से जाकर एफआईआर करवाई। हमने कहा कोयले घोटाले पर एफआईआर कर दो, नहीं की, कोर्ट से जाकर एफआईआर करवाते थे। कॉमनवेल्थ घोटाले पर कोर्ट से जाकर एफआईआर करवाई। यहां एफआईआर भी हम कर रहे हैं, कार्रवाई भी हम कर रहे हैं उल्टा। और जिनके खिलाफ एफआईआर हुई ना, हितेंद्र जी सुनकर आप हैरान हो जाओगे, यहां तो कांग्रेस का प्रवक्ता ये कह रहा है ना कि घोटाला हो गया। जिनके खिलाफ एफआईआर है, यही कांग्रेस के प्रवक्ता उनके साथ खड़े हुए हैं। यूपी से धान कोई इस बार आता है, हमने तो यूपी से धान ना आए और राजस्थान से बाजरा ना आए, पंजाब से बाजरा ना आए, हरियाणा के किसान को ही बिल, इसके लिए व्यवस्था बनाई। मेरी फसल मेरा ब्यौरा की व्यवस्था किस लिए है? ठीक है, ठीक है। अभी बीपीएल कार्ड का मुद्दा भी रहता है। खिलाफ कौन बोलता है? हितेंद्र जी 10 सेकंड और दीजिए। हितेंद्र जी प्लीज 10-15 सेकंड। ये लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गेट पास के खिलाफ कौन बोलता है? दिन रात बोलते हैं, कांग्रेस ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाहर से आकर बाजरा और जो है धान खरीदा करते हैं। लेकिन हमारी व्यवस्थाओं के खिलाफ भी बोलेंगे और फिर चिल्लाएंगे कि यूपी से आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई, फसल की बात हो गई। एक बीपीएल के लिए अगर आप अनुमति दे दें तो मैं उस पर केवल मैं आऊंगा आपके पास अभी, क्योंकि राजेंद्र जादव जी भी हैं। राजेंद्र जादव जी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 2 मुद्दों पर तो बात हो ही गई है लगभग क्लियर, दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रख दिया है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सरकार पर सवाल उठते रहे पिछले दिनों, कुछ इस तरह की जो परिस्थितियां बनी भी, बड़ी वारदातें भी सामने आई, लेकिन अभी के हाल फिलहाल की अगर बातें देखें, जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ चीजें उठी हैं, 2 सुसाइड के मामले सामने आए, हत्या का मामला भी सामने आया, तो उस पूरे मामले को देखते हुए और जो एमएसपी पर खरीद का दावा सरकार की तरफ से किया जाता है, उसकी क्या कुछ धरातल की सच्चाई आपको नजर आती है? नहीं, सरकार की तरफ से एमएसपी तो घोषित की जाती है और ये प्लान भी किया जाता है कि एमएसपी पर खरीद की जाए। लेकिन अब उसमें क्या कारण रहते हैं कि विपक्ष का हमेशा ये आरोप रहता है कि पूरा एमएसपी को नहीं मिलता। कोई 400 रुपए कम में बेची जा रही है धान, कभी 500 रुपए कम में खरीदी जा रही है। तो इस तरह का, तो इसका क्या ये कारण है? एक तो नमी एक बड़ा कारण है कि नमी की वजह से उसमें कटौती हो जाती है। तो ये सरकार को देखना है कि किस तरह से उसमें क्या तकनीकी कारण है कि वो एमएसपी पूरा नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे कारण है कि खरीदने में डिले होता है और व्यापारी अपने तरीके से खरीद लेते हैं, क्योंकि जो है वो ये भी आरोप लगता रहा है कि एजेंसियां खरीदने में देर करती है और वो व्यापारी जो है होने पौने दाम में खरीद लेते हैं, मजबूर होकर किसान बेच के चला जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है, एक नमी का भी अपना फैक्टर है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, कुछ अनियमितताएं भी हो सकती है। तो सरकार को जो है, ठीक है कि विपक्ष
का काम है कि कुछ ना कुछ आईना दिखाता रहे, कुछ ना कुछ जो है अपनी वो सरकार को जो व्यवस्था में कमियां रह जाती हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता रहे विपक्ष की तरफ से। अब चलिए, उन्होंने एक संवैधानिक अथॉरिटी को ज्ञापन दिया है, तो ठीक है कि उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बयानबाजी क्या होगी, वो तो संवैधानिक अथॉरिटी अपने तरीके से जो है उसको स्क्रूटनी भी करवा देगी कि भाई ठीक है, इसमें वास्तव में इस ज्ञापन में वास्तविकता कितनी है। हालांकि ये है कि आपराधिक घटनाएं तो पहले हुई थी, फिरौती मांगना और फायरिंग कर देना, लेकिन ठीक है, पुलिस भी उसी अनुपात में सक्रिय हुई है। अब विदेश में जो कई गैंगस्टर बैठे हुए हैं वहां से करवाते रहते हैं वारदातें, तो उनके प्रत्यर्पण के लिए भी कार्रवाई चल रही है और बाकी भी ये पुलिस फॉलो भी करती है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी करती है, और अगर वो वायलेट करते हैं तो फायरिंग भी होती है, मुठभेड़ भी हो जाती है। तो वैसे तो पुलिस सक्रिय है, ये तो है नहीं कि पुलिस बैठी हुई है, बिल्कुल सफलताएं भी मिल रही हैं, लेकिन घटनाएं भी मिल रही है। तो ये है, लेकिन विपक्ष का काम है कि वो आईना दिखाता रहे कुछ ना कुछ। बीपीएल का था कि पहले बीपीएल बन गए, वो कैसे बने, किन परिस्थितियों बने, बाद में उनकी स्क्रूटनी हो रही है, उनको हटाया जा रहा है। तो अब ये ठीक है कि अगर जांच की बात है, वो जांच की मांग कर रहे हैं तो जांच हो जाएगी। तो ये है, अपराध के मामले में तो पुलिस कार्रवाई करती है, पहले तरह तरह की आपराधिक प्रवृत्तियां समाज में पैदा होती रहती हैं। अब ये है कि कुछ और तरीके से उस पर भी काम किया जा सकता है, कुछ सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम किया जाए कि आखिर में ये गैंगस्टर बनने की तरफ या गैंग मेंबरशिप की तरफ युवाओं का रुझान क्यों हो रहा है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज है, कुछ नशा भी इसमें जुड़ा हुआ कारण हो सकता है कि नशे के कारण भी जो है लोग, वो युवा जो है इस तरह की आपराधिक दुनिया में कूदना चाहते हैं। अंडरवर्ल्ड क्यों आकर्षित करता है, इस पर कोई रिसर्च होनी चाहिए, इस पर कुछ काम होना चाहिए। तो यह है कि ठीक है, कुछ ज्ञापन विपक्ष ने दिया है, उस विपक्ष का काम है उनको कुछ न कुछ करते दिखाई देता है। ठीक है बजरंग दास जी, आपकी तरफ से ज्ञापन दिया गया, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है, प्रयास है, अच्छी बात है कि मुख्य विपक्षी दल अगर कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर के इस तरह से सवाल उठाता है तो, लेकिन विजेंद्र रेड्डू जी जिस तरह से बात रख रहे थे कि कांग्रेस में भले ही चीजों में बदलाव करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी वो मजबूती कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रही है जिस तरीके से मुख्य विपक्षी दल प्रदेश की जनता ने आपको बनाया, और उसी तरीके से आप सरकार पर वो दबाव बना पाए, वो प्रेशर बना पाए ताकि चीजों में सुधार जो है वो हो पाए। हमने कोई सरकार पे प्रेशर दबाव नहीं बनाना, हमने जनता की समस्या सरकार तक पहुंचानी है जी। जो सरकार गलतियां कर रही है, सरकार उसमें सुधार करे जी। मैं यही बताना चाहता हूँ, जहाँ दान की परचेज हो 2389 रुपए की तो बिल बने, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर किसान से पूछ लेना, किसान से 500-600 रुपए वापिस ले लिए, और जब जाके कितने एफआईआर दर्ज हुए, ये जो आरोप लगा रहे हैं, कितने एफआईआर दर्ज हुए, विधु जी कितनी कंप्लेंट्स आई है, किस किसान ने आज तक कंप्लेंट की? विधु रावल जी एक बार उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, अंत में आपसे लास्ट कमेंट में लूंगा, तब तक आप सब कुछ नोट कर लीजिए, सब कुछ नोट कर लीजिए, आपको जवाब देना है, आपसे मैं जवाब लूंगा, आप सत्ता में है सर, आप ही से जवाब लूंगा जी। ये तो वो लोग हैं किसी बात को मानेंगे नहीं। बजरंग दास जी क्यों पर्सनल नहीं होने की जरूरत है, आप अपनी बात रखिएगा, आप जो अपनी बात रख रहे हैं। तपस्या क्या कह रहा हूँ जी, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूँ। हाँ। जब पिछली एफआईआर दर्ज हुई, आज तक कार्रवाई नहीं, एफआईआर तो सरकार करेगी, वो विपक्ष करेगा, तो एफआईआर दर्ज कर दी। शिकायत तो करेंगे ना सर, जिनको परेशानी है वो शिकायत तो करेंगे ना। अब जब लोग शिकायत नहीं करेंगे तो एफआईआर क्या कोई अपने आप कर देगा आकर के? मैं बता दूं आपको जितेंद्र जी, किसान मंडियों में बोरी पे खड़ा होकर चिल्ला रहा था, रो रहा था, 40 मंडियों में मैं भी जान आया हूँ, मैंने मंडियों में दौरे किए हैं जी। लू कहता लूट लिया, हमारे पैसे कम किए जा रहे हैं। अरे 3100 घोषणा किसने की थी? हमने की थी या मुख्यमंत्री ने की थी? कौन सा एक जना 3100 में सीधा, ये बता दीजिए। चिंता ना करिए, 3100 में धान खरीद दूंगा, एक दाना खरीद दूंगा, क्यों नहीं खरीदा भाई? क्यों जनता से झूठ बोल के लूटने का काम कर रहे हो? और मैं वो यही बोल रहा हूँ, 2389 रुपए एक भी किसान को, हरियाणा के किसान को 2389 रुपए पूरे नहीं मिले, उनके पैसे काट के दिए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ बाजरे की बात करते, हम पड़ोसी राज्यों से मिले, दुनिया भर के ट्रक पड़ोसी राज्यों के सस्ती धान में ला के फर्जी गेट पास बना के फर्जी एंट्री करके
ये चढ़ा दिए गए। इसी प्रकार बाजरा खेल खेला गया 2775 में, कौन सा बाजरा एमएसपी पर खरीदा, भावांतर योजना दिखाकर 585 रुपए, इस लाइन का आदमी योजना दिखाकर किसान को लूटने का काम किया। ये हकीकत स्थिति है। और मैं कहना चाहता हूँ, आप जांच करवा लीजिए, कितनी जो खरीद हो रही है उसकी भी हाईकोर्ट के सिटिंग से जांच करवा लीजिए, इसकी बाजरे की, धान की परचेज की, इसकी कर लीजिए, इसकी जांच करवा लीजिए। तो छोड़िए, इस नरमा की परचेज चल रही है, नरमा का एमएसपी 8100 रुपए, एक दाना नरमा का 81 सीधा बता दीजिए। किसान का नरमा 6000 से लेकर 7000 रुपए तक मंडियों में रूल रहा है, किसान रो रहा है। नहीं, बजरंग दास जी, वजह क्या है कि अगर किसान इतना परेशान है, क्या किसान की सुनवाई नहीं हो रही है या किसान शिकायत नहीं कर रहा है? अगर शिकायत नहीं कर रहा तो उसके पीछे क्या वजह है? किसान बहुत शिकायत कर रहे हैं, किसान लख भी बजा रहे हैं। कुरुक्षेत्र पीपली के अंदर धरने दिए, लख बजाए और के दर्ज उनके ऊपर कर दिए गए, वो जमानता आए। उन्होंने बड़ा शोर किया कि क्या करे, धान मंडी में आ जा, या ठीक है समझना काम कीजिए, इन्हें राजनीतिक ना सामाजिक तौर पर समझिए। धान किसान मंडी में लेकर आए, उसका परचेज नहीं होगा, 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक किसान बैठा रहेगा। वो मजबूरी में नू कहेगा भाई जो भी रेट देना दे दो, मेरा धान परचेज कर लो। वो मजबूरी के अंदर सस्ते में औने पौने में जी धान था, कि बाजरा था, कि नरमा, आज नरमा बेच रहा है औने पौने दाम में। आज भी यही स्थिति है जो पहले स्थिति थी, वो स्थिति नहीं। तो एक अपील है भाई, ये जो एमएसपी आपने घोषित किया है, किसान को पूरा एमएसपी न दिए, उसके ऊपर काटाबाटी ना हो। जब एमएसपी पर आपने नरमा खरीदा ही, तो वो नरमा कहाँ गया? वो नरमा गया फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के जो कपास मिल है उन्होंने नरमा लिया। आप उनकी बिलिंग चेक कर सकते हो किस रेट के अंदर। ठीक है, ठीक है। रेणु साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि जो परेशानी किसानों को, ठीक, जल्दी से पूरा कीजिए बजरंग जी, जल्दी से जी। प्लीज एक बार लाइन ऑर्डर की बात मेरी रह गई, हाँ जल्दी से पूरा करो। 10 सेकंड। जहाँ कहते हैं कि अपराध का मामला है, मैं कहना चाहता हूँ खुले अपराधी दुकानों पर व्यापारियों को गोली चलाकर शौकीन मांग रहे हैं। शराब कारोबारी बीज के अंदर मारा, सफेदों मारा, कुरुक्षेत्र मारा, पानीपत मारा। जब सरकार के सरकारी ठेके थे, 300 शराब के ठेकेदारों ने वो ठेके नहीं लिए, उन्होंने मना कर दिया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में शराब के ठेकेदारों को बुलाया, 7 जिले के एसपी को बुलाया, सारे अधिकारी बुलाए, उनको आश्वासन दिया कि आप ठेके चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको कुछ हम आपको सपोर्ट देंगे। मगर शराब के जो ठेकेदार कह दिया हमें जान प्यारी है भाई, हम बिल्कुल ठेके नहीं लेंगे, जान है तो जान है। उन्होंने ठेके छोड़ दिए, जबकि शराब के ठेके लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती थी। ऐसे हालात हुआ। ठीक है रेणु साहब, किस तरह से देखा जाए पूरा मामला, क्योंकि किसानों को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम जो तस्वीरें हैं वो सबके सामने हैं, जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों सामने है, और उसको लेकर के पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, बड़े बड़े गैंगस्टर भी पकड़े गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर किसानों के मुद्दे को ध्यान में रखा जाए, जो समस्या निकल करके सामने आ रही है, चाहे कोई भी वजह रही हो, किसानों के खाते में तो पूरा पैसा पहुंचता है जो एमएसपी के हिसाब से जो धान खरीदी जाती है, कोई भी फसल खरीदी जाती है, लेकिन उसमें से उनको कुछ हिस्सा वापस लौटाना पड़ता है। ये क्या वजह है, क्यों इसकी किसान शिकायत नहीं कर पाता है, क्या इसके पीछे वजह मानते हैं? हाँ हितेंद्र जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो चंडीगढ़ में इकट्ठे होकर के राज्यपाल को ज्ञापन दे करके किसान की आवाज उठाने का, ढोंग रचने का काम किया जी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश की हर मंडी में पूरे अपने सभी कार्यकर्ताओं की टीम के साथ गई। वहां के जो मार्केटिंग कमेटी के सेक्रेटरी महोदय हैं, सचिव महोदय, उनसे मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिया, उनके साथ बैठ करके चर्चा करने का काम किया और किसानों के साथ दुकानों पर बैठ करके उनके साथ चर्चा करने का काम किया। ये बिल्कुल 100% सत्य है कि न तो बाजरे का भावांतर मूल्य और बाजरे का मूल्य 2750 किसान को पूरा नहीं मिला और ना ही धान का पूरा मूल्य एमएसपी उनको पूरा नहीं मिला। अब ये पूरा क्यों नहीं मिला, क्वेश्चन आपका ये है। मैं बताता हूं, यदि धरातल के ऊपर आप इस बात की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने का काम करेंगे
तो हितेंद्र जी, भावांतर की मैं बात पहले बाजरे की कर लेता हूं, कपास की कर लेता हूं। इसमें क्या कर रखा था, सरकार ने एक लेटर निकाला था कि आपको 2250 रुपए का बिल प्राइवेट परचेजर का देना पड़ेगा, उसके बाद आपको भावांतर का अमाउंट मिलेगा। लेकिन जो प्राइवेट परचेजर था वो 2250 ना खरीद करके 1700-1800 में खरीदता था और वो उसको बिल नहीं देता था। वो कहता था अगर बिल लोगे तो ये जो डिफरेंस है जो मैंने खरीदा और जो सरकार बिल मांगती है 2250 का, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है ये आप मेरे को दे दीजिए, मैं आपको बिल दे दूंगा। इस प्रकार से तो भावांतर में लूटने का प्रयास किया। मैं भाजपा के प्रवक्ता से निवेदन करना चाहता हूं, किसान तो खूब रोया चिल्लाया, धरने दिए, हड़ताल की, ज्ञापन दिए, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। आप निष्पक्ष जांच करवाइए। जो मैं कह रहा हूं ये धरातल की सच्ची बात है। दूसरी बात आती है आपकी एमएसपी की, जो धान की, पीआर धान की बात आती है। हितेंद्र जी, उसके ऊपर किस प्रकार से किसान को लूटने का काम किया। किसान अपनी जीनस लेकर के मंडी में जाता है, उसका मॉइस्चर, नमी का बहाना बना करके टाल दिया जाता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो मच्छरों के बीच में वहां बैठा रहता है। उसका डेली का खर्च होता है। वो उस खर्च से बचने के लिए फिर अपने साथी को कहता है, भाई जो भी भाव खरीदना है खरीद लो यार, मुझे अगली फसल भी बीजनी है, मुझे वहां भी जाना है, खेत की भी जुताई करनी है, आगे किसी प्रकार से मेरा पीछा छुटवा दो। फिर लोग उसको खरीद लेते हैं औने पौने दाम में और फिर अपने नाम लेकर के उसको एमएसपी पर बेचने का काम करते हैं। एक लूट ये है। नंबर 2, धान में जो लूट है हितेंद्र जी, वो लूट ये है कि नमी दिखाएंगे उसमें और नमी के नाम पर कटौती काटेंगे डायरेक्ट, और उस कटौती को काट करके जो एक कहते हैं कि हम अभी कहेंगे भाजपा वाले साथी हमारे कि हम कैलिब्रेशन करके मशीन से उसको चेक करवाते हैं। 3 मशीनें कैलिब्रेटेड की हुई, एक ही ढेरी पर लगा करके वो दिखाई गई, किसानों ने दिखाई कि देखिए तीनों मशीनों में 4-4, 5-5% का डिफरेंस आ रहा है, तो कौन सी मशीन को सही माना जाए, कौन सी को गलत माना जाए। इस प्रकार से मॉइस्चर के नाम पर नकली आंकड़ा प्रस्तुत करके भी किसान को लूटने का काम किया जाता है। इन 2 प्रकार से 3 प्रकार से किसानों को की फसल को लूटने का काम किया और किसान समय के अभाव के कारण, अगली फसल की जुताई के कारण औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होता है और मंडी का डेली का खर्च उसको जो है ना उसकी कमर को तोड़ने का काम करता है। अगली बात मैं ये कहना चाहूंगा हितेंद्र जी, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने 37 विधायकों की कांग्रेस पार्टी बनाई जी, और उनसे ये विश्वास कायम किया कि कम से कम हम सरकार आपकी नहीं बनवा सके, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार बनवाना चाहते थे, ये सत्य है। लेकिन फिर भी जनता ने सोचा हमने आपको बराबर का मत दिया है, सरकार के बराबर का मत हमने आपको दे रखा है, कम से कम एक जो ना काल्पनिक सरकार बन करके आप हमारे हितों की रक्षा करने का काम करेंगे। लेकिन ये पार्टी तो वहां भी असफल हुई और अपने ही जूतम पुजार में उलझी रही। आज भी जो ज्ञापन दिया तो वहां भी इतना बड़ा ड्रामा करने का काम किया कि सरकार भी हंस रही है और जनता भी हंस रही है कि ये लोग हमारे को ज्ञापन देकर के हमारे को जगाने का काम ठीक है। कौन किस तरीके से ज्ञापन दे रहा है, कौन कितना मजबूत, कौन कितना कमजोर, ये मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा विधु रावल जी। लेकिन जो वास्तविकता है जमीनी स्तर की, अगर वास्तविकता की बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों के सामने चुनौती रही है। किसान चाहे किसी भी वजह से मजबूर है, चाहे वो शिकायत करता है या नहीं करता है, वो एक अलग विषय, लेकिन किसानों के खाते में भले ही पूरा पैसा पहुंचे, लेकिन वहां पर बिचौलिया जो खत्म करने की बात कही जाती रही है पिछले दिनों में, बिचौलिया खत्म करने के कुछ कदम भी उठाए गए, लेकिन आड़ती और किसानों के बीच में जो गठजोड़ रहता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। भले ही सीधे तौर पर जो पैसा भेजने का काम सरकार करती रही उसको लेकर के भी उनको वापस उनको देना पड़ता है। ये एक वास्तविक सच्चाई कहीं ना कहीं है। इसमें सरकार को क्या सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या काम किया जा रहा है, और इसके अलावा बीपीएल का मुद्दा भी रह गया था, उसको लेकर के भी मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। देखिए हितेंद्र जी, पहली बात तो ये कि हम किसी बिचौलिया व्यवस्था अगर किसी प्रकार से फैसिलिटेट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब बिचौलिया व्यवस्था लूट का कारण बन जाए और बजरंग दास जी जैसे जाकर किसानों को लूटने के लिए बिचौलिया व्यवस्था का उपयोग करने लग जाए, और बजरंग दास कह रहा हूं, व्यक्तिगत ना लें इसको, एक उदाहरण दे रहा हूं।
संजय जी गलत बात नहीं करेंगे। नहीं, वो उन्होंने खुद बोल दिया बजरंग दास जी, उन्होंने खुद बोल दिया अपनी बात को लेकर के। गलत बोल दिया बजरंग दास जी उन्होंने खुद बोल दिया कि वो व्यक्तिगत ना लें, वो उन्होंने अपने वर्ड वापस ले लिए, अपने शब्द वापस ले लिए उन्होंने। बोलने के बाद बजरंग दास जी, बोली बात तो ठीक है। बजरंग दास ये ड्रामा कर रहा है ये आदमी, और ये दूसरी बार डिबेट को खराब कर रहा है। जितेंद्र जी, आपको पता होना चाहिए, बोलने के बाद दूसरे को नहीं बोलने देता है। विदुरावल जी, इनको म्यूट कीजिए, मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक म्यूट नहीं होते। ठीक है, मैं ये डिबेट को अब बजरंग दास जी, उम्मीद करता हूं कि आप शांत रहेंगे, और अब मैंने आपको पूरा टाइम दिया। बजरंग दास जी, नहीं, उम्मीद ना कीजिए, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, जितेंद्र जी क्यों उम्मीद करनी? ठीक है विदुरावल जी, आप डिबेट, विदुरावल जी, बजरंग दास जी, मैंने शुरुआत आपसे की थी, दोबारा मौका आपको दिया, पूरा मौका दिया बोलने का। अब आप शांत रहिएगा, मुझे म्यूट कर दीजिएगा। मैंने आपको अब आप उनको म्यूट कर दीजिए। विदु जी, मैंने पहले ही बोला है कि राजनीतिक वार पलटवार से ऊपर उठ करके जो वास्तविक सच्चाई है, जो कहीं ना कहीं परेशानियां हैं लोगों के बीच में, उनका समाधान करने की आवश्यकता है। अब तक मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा था, ठीक, अब तक मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा था, अभी भी नहीं। मेरी रिक्वेस्ट, अब मुझे कुछ रिक्वेस्ट सवाल मेरी पूछने आपसे पड़ेंगे। सर, अब मुझे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। नहीं जितेंद्र जी, मत रोकिए, अब मुझे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। किसान के खाते में उसकी जिनस का पैसा सीधा खाते में जाए, क्या बजरंग दास और उनकी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था? कोई विरोध नहीं। सीधा सावाल है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने देश की पहली सरकार बनी जिसने कहा कि भाई कमीशन एजेंट का पैसा, कमीशन एजेंट के खाते में जाए और जिनस का पैसा किसान के खाते में जाए, और 72 घंटे के अंदर नहीं जाएगा तो हरियाणा की सरकार 9% पर एनम के हिसाब से ब्याज देगी। 78 करोड़ पहले साल दिया, अगले साल 109 करोड़ दिया, धीरे धीरे कम होता रहा। क्या बजरंग दास की पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया था? देखिए, इन बातों को सतह पर लाना पड़ेगा, इन बातों को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात से बड़ा हैरान होता हूं, झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती होगी ना। 40 मंडियों का दौरा किया इस आदमी ने, और मंडियों के अंदर बोरियों पर खड़े होकर किसान चिल्ला रहे थे, इनके मुताबिक रो रहे थे, बस पेन पेपर लेकर कहीं पर शिकायत नहीं कर रहे थे। एक आध शिकायत बताते ना। जब मैं कह रहा हूं कि एमएसपी पर हमने दाना खरीदा है, मैं आपके चैनल के पास जो है बजरंग दास, आयुष, मैं ये कह रहा हूं जितेंद्र जी, आपकी क्या बात पूरी आप नोट नहीं कर रहे हैं? ये नहीं, मुझे आपकी वॉल्यूम डाउन करनी पड़ेगी, प्लीज आपकी वॉल्यूम डाउन करनी पड़ेगी मुझे। बजरंग दास जी, अपनी बात पूरी कीजिए। विदु जी, आप कर दीजिए ना, क्यों समय हाथ कंगन वॉल्यूम डाउन कीजिए। फारसी का डिबेट खराब करता है ये आदमी। जी विदु जी, अपना जवाब दीजिए, क्यों इस तरह से किसान शिकायत नहीं कर पा रहा? ये बड़ा सवाल है। देखिए, मैंने कोई बात कही जी, मैंने अगर कहा कि बजरंग दास की जब खुद की सरकार थी तो 2 रुपए का चेक देता था, तो हाथ में चेक उठाकर दिखाया ना, दिखाया क्या नहीं दिखाया? मैंने अगर आईना दिखाया तो आपको केस पूरी की पूरी स्पेसिफिक केस, रोहतक पुलिस ने क्या किया भूपेंद्र हुड्डा के घर के पास हुई वारदात का बताया ना। एक और भी बता सकता हूं अगर आप समय देंगे। नहीं दे पाएंगे। मेरा सवाल आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कुछ भी मैं जिस परेशानी की बात कर रहा हूं आप समझ रहे हैं? मैं जो सवाल, हाँ, परेशानी की बात करते हैं। इतनी सुथरी व्यवस्था इस बार हुई है, कांग्रेस का कोई एक साल निकाल ले और एक हमारा यही साल जी, इतनी सुंदर खरीद हुई है, इतने समय से खरीद हुई है जितनी कांग्रेस के किसी एक साल में नहीं हुई। अगली बात सुनिए, ये कह रहे हैं किसान लठ बजा रहा है। एक तरफ तो कह रहे हैं किसान लठ बजा रहा है, पिपली में, शाहबाद में लठ बजा रहा है, कहा ना इन्होंने। दूसरी तरफ कोई खरीदार किसान को जो है ये कह दे कि अपनी 2250 की एमएसपी की रसीद लेने के लिए जो है तू जो है 1700 की रसीद ले ले, यहां किसान लठ नहीं बजाएगा क्या? ये कैसे दोनों दोगली बातें कैसे चल रही हैं? यहां पर किसान जो है, आपने कहा नमी के नाम पर कटौती होती है जी। क्या कांग्रेस के समय नमी का कानून हम लेकर आए थे क्या? नमी 17% नमी जो है कांग्रेस के समय नियम नहीं था क्या धान का? ये किस प्रकार की अजीबोगरीब बात करते हैं और दूसरे को बात करने से रोकते हैं। मैं बीपीएल के विषय पर बहुत जल्दी से जो है इनको आईना दिखाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले यह पूछता हूं कि जब हमने भावांतर भरपाई दी, हजारों करोड़ रुपए भावांतर भरपाई दे चुके हैं, इन्होंने 1 रुपया कहीं दिया हो तो बताओ ना। ठीक है, ये भावांतर भरपाई तो किसान के खाते में दे रहे हैं ना, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, हमारे हजारों करोड़ देने के बाद सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप चीजों को समझिए, परिप्रेक्ष्य में लाइए। जहां तक बीपीएल की बात है, बीपीएल कार्ड्स की जहां तक बात है, हरियाणा के अंदर चुनाव कब हुआ था जी?
हरियाणा के अंदर चुनाव जो है 5 अक्टूबर 2024 को हुआ था। हरियाणा के अंदर आचार संहिता, अगर मैं ठीक डेट बता पा रहा हूं तो 16 अगस्त 2024 को लगी थी, अगर मैं ठीक बता पा रहा हूं तो ठीक। तो अब मैं आपको अगस्त 2024 में बीपीएल कार्ड की संख्या बता देता हूं। 46,13,327 सितंबर महीने की है, 46,07,113। अक्टूबर जब चुनाव हो गया तब हुई 47,01,617। नवंबर जब चुनाव हुए 1 महीना हो गया तब हुई 48,83,678। दिसंबर जब 3 महीने हो गए चुनाव को 50,11,714। जनवरी में 51,05,333। फरवरी में 51,70,859। मार्च में 52,37,671। लगभग 6 महीने में अगस्त और मार्च के बीच में आप देखें तो 6 लाख ज्यादा बन गए चुनाव होने के बाद, वोट डलने के बाद। किस प्रकार से, और आज ये कह रहे हैं कि चुनाव का लाभ लेने के लिए आज कितने हैं सर? आज की डेट में भी बता दीजिए। मार्च के अंदर आज 42,93,659 है। मुझे लगता है 41 लाख के आसपास है, यानी 10-11 लाख जो बीपीएल के कार्ड हैं वो कट चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। आप जून का आंकड़ा ले रहे हैं, आप जून का आंकड़ा ले रहे हैं। एक मिनट, मैं खत्म कर रहा हूं इस बात को। हुआ क्या कि मार्च के महीने में जो हमारा सेशन चल रहा था, विधानसभा सेशन था, बजट सेशन था, कांग्रेस के ही कुछ अच्छे विधायकों ने अच्छे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हो सकता है सरकार को जांच करनी चाहिए कि कुछ जो गैर जरूरतमंद लोग हैं वो भी बीपीएल कार्ड बनाए घूम रहे हैं। हमने 2 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन निकाली और हमने स्वेच्छा से कहा, अब ये रियल टाइम डाटा के ऊपर बीपीएल होता है। हरियाणा जो है 1,80,000 तक की आय तक के लोगों को भी फैसिलिटेट करता है। पूरे देश के अंदर ये आय 1,20,000 है केवल, हम ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने कहा कि आप सेल्फ डिक्लेयर कर लीजिए। लोगों ने स्वेच्छा से छोड़े हैं बहुत सारे कार्ड, ज्यादातर कार्ड स्वेच्छा से छोड़े गए। कुछों का आईटीआर जो बढ़ा गया उसके अनुसार कटे गए। ये तो सीधा जो है फॉर्मूला है इसका, तो इसमें किसी प्रकार से चुनाव की बात ढूंढना बिल्कुल हास्यास्पद है। आखिरी कमेंट में राजेंद्र जादव जी से लूंगा। राजेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, कुछ अच्छे सुधार भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बीपीएल कार्ड का जो मुद्दा उठ करके सामने आ रहा है, पहले कहा जा रहा था कि चुनाव में लाभ लेने के लिए बीपीएल कार्ड अचानक से बढ़ाए जा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि जब चुनाव में फायदा मिल गया तो काट दिए गए हैं। इसमें इस पूरे वाकया को लेकर के किस तरह से आप देख रहे हैं, कितनी सच्चाई इसमें देख रहे हैं? नहीं, अब देखिए चुनावी इंटेंशन से जोड़ दिया है उन्होंने। अब ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चुनावी इंटेंशन ही बनाएंगे। तो बनाने की प्रक्रिया है, तो वो कुछ हो सकता है कि उसमें खामियां रही और कुछ जो अपात्र लोग जो है उसका लाभ ले गए हो, उसमें घुसपैठ कर गए हो। तो ये है कि वो जांच हो रही है, जांच हो जाएगी। और जो जिनको हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो उनकी पात्रता नहीं थी इसलिए निकाला जा रहा है, तो उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता। सिर्फ ये है कि इसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढ लिया गया कि पहले इसलिए बना दिए गए कि वोट लेने थे और बाद में उनको हटाया जा रहा है। तो ये एक कारण है। इस मुद्दे में भी अब सिटिंग जज से जांच की मांग की जा रही है। क्या सिटिंग जज से जांच की जरूरत आपको नजर पड़ती है इसमें? नहीं, जांच की मांग तो काफी समय से की जा रही है और जांच हो जानी चाहिए। एक कोई कमेटी एसआईटी वो कोई गठित करके और उसमें उसका निष्कर्ष आ जाना चाहिए कि भाई ठीक है कि ये किन कारणों से बने थे और अब इसलिए जो कि जांच चल रही है। जितेंद्र जी ठीक है, जांच चल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं कब तक क्या कुछ इस मामले में निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा। विदुरावल जी, आखिरी कमेंट जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं केवल 10 सेकंड में बताना चाहता हूं कि तभी से विधानसभा के स्पीकर साहब ने ये कहा था कि इसकी उच्च लेवल पर जांच हो। आज जो है 3 एएफएससी लेवल के ऑफिसर्स जो हैं इसकी जांच कर रहे हैं अपात्र और किस कारण से जुड़ गए। इसके अलावा ज्यादातर जो है बल्क जो कटा गया है वो स्वेच्छा से लोगों ने गिव इट अप वाली पॉलिसी से लोगों ने खुद छोड़ा है। ठीक है, बहुत थोड़े ऐसे हैं जो बजरंग जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, जो भी आप कहना चाह रहे हैं। रिटर्न में जो है इनकम बढ़ गई। हाई कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए। सबसे नहीं, पहले वो जांच जो स्पीकर साहब करवा रहे हैं उसकी रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। अगर आपको उस पर कोई शक होता है तो फिर आप अपनी बात उठाइएगा।
चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से 3 जो मुख्य मुद्दे हैं वो उठाए गए हैं, जिसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया, एमएसपी पर धान खरीद, अन्य फसलों की खरीद और मुआवजे को लेकर के मुद्दा उठाया गया है, और तीसरा मुद्दा बीपीएल कार्ड में कटौती को लेकर के उठाया गया। लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।